हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अथर्वा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये सी प्रोग्रामिंग कोर्स। पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। हमने देखा कि एग्जैक्टली एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है और डिक्लेयर करते समय हम क्या इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं हमारे कंपाइलर को, जिससे कंपाइलर को पता चलता है कि मुझे इतने साइज जो है वो एलोकेट करना है मेरे वेरिएबल को, जिसमें जो उसकी वैल्यू है वो स्टोर हो सके। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये हम दे रहे होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे हमारे कंपाइलर को। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टोरेज क्लास। और स्टोरेज क्लास भी एक तरीके की ऐसी इंफॉर्मेशन ही है जो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर ही पास करते हैं, बिल्कुल एक डेटा टाइप की तरह, जिससे हमारे कंपाइलर को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है एक वेरिएबल के बारे में, जैसे कि वेरिएबल की एग्जैक्टली लाइफ कितनी होगी या फिर कहां पर वो एग्जिस्ट करेगा और ये सारी चीजें। तो ये डेटा टाइप के अलावा भी अगर हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उसे हम कहते हैं एक स्टोरेज क्लास। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें देख रहे होंगे कि कैसे एग्जैक्टली ये स्टोरेज क्लास वर्क करती है, कहां पर इसे डिक्लेयर किया जाता है, कहां लिखा जाता है और इसको यूज करने की क्या जरूरत है। जब हमें पता था कि हम डेटा टाइप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें स्टोरेज क्लासेस भी अब लिखने पड़ेंगे हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर। तो इस सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम देख रहे होंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है यानी कि व्हाट इज अ स्टोरेज क्लास, इसका आंसर ढूंढते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन जो है पूरे कंसेप्ट को एक सिंगल लाइन या दो लाइन में लाकर रख देती है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहती है स्टोरेज क्लास डिफाइंस द स्कोप यानी कि विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल विद इन अ सी प्रोग्राम। मतलब ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि हमारा जो वेरिएबल होता है सी प्रोग्राम में, उसका स्कोप यानी कि वो कहां से कहां तक अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी विजिबिलिटी, ये जो चीज है, या फिर उसकी जो लाइफ टाइम है कि वो कौन से एरिया के बाद या कौन से कोड के पार्ट के बाद उसको हम यूज नहीं कर सकते या उसकी जो वैल्यूज हैं हम वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें पता चल रही होती हैं हमारे स्टोरेज क्लास से। तो एक बार और इसे समझ लेते हैं कि जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम एक डेटा टाइप लिखते हैं वेरिएबल से रिलेटेड, जिसमें हम ये बताते हैं कि वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो रही होगी, जैसे कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। ये इंफॉर्मेशन हम देते हैं हमारे कंपाइलर को विद द हेल्प ऑफ अ डेटा टाइप। लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जैसे कि वो मेरा वेरिएबल कहां से कहां तक अवेलेबल होगा, उसके अंदर की वैल्यू मैं कहां से एक्सेस कर पाऊंगा, कहां से नहीं कर पाऊंगा, ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे देनी है मेरे कंपाइलर को, तब मैं लिखता हूं मेरी स्टोरेज क्लासेस ड्यूरिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो ये बात हुई कि एग्जैक्टली स्टोरेज क्लास कहां पर लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। अब इसका एक बार जल्दी से हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि हमने res नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम 5 जो वैल्यू है वो स्टोर करा रहे हैं। और अगर res नाम से पहले अगर हम देखें तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि res एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ही हैंडल करेगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई हमारे वेरिएबल नेम से और डेटा टाइप से। लेकिन अगर आप डेटा टाइप से भी और आगे आए इस पर्टिकुलर सिंटैक्स में, तो आप देखेंगे कि कुछ ऑटो नाम से हमने लिखा हुआ है और ये ऑटो ही बेसिकली स्टोरेज क्लास है। इसी जगह पर, इसी पोजीशन पर हम स्टोरेज क्लास लिख रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड। अब ये स्टोरेज क्लासेस जो हैं ये अलग अलग टाइप की होती हैं। तो ये कौन कौन से टाइप की हैं ये सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले बस आपको ये समझना है कि हम डेटा टाइप से पहले एक स्टोरेज क्लास लिख देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर, जिससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल हमारे कंपाइलर तक पहुंचती है। अब हम सोच रहे होंगे कि अगर हम अभी ये स्टोरेज क्लासेस सीख रहे हैं तो अब तक जब हम वेरिएबल बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ ओनली डेटा टाइप्स,
तो तब ये स्टोरेज क्लासेस क्या नहीं बन रही थी? क्या हमारे जो कंपाइलर है उसको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन ही नहीं हो रही थी कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी लाइफ कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, कहाँ उसे एक्सेस कर पाएंगे, कहाँ नहीं कर पाएंगे? तो अगर मैं बात करूं उस चीज की, उस सिचुएशन की जहां पर हम ये स्टोरेज क्लास नहीं लिख रहे थे पिछले एग्जाम्पल्स में, जब हम वेरिएबल बना रहे थे, तो उस टाइम पर एक डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास जो है वो बन जाती है ऑलरेडी, और ये कंपाइलर ही बना देता है ड्यूरिंग एवरी वेरिएबल डिक्लेरेशन। और उससे क्या होता है, वो जो बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास बन रही होती है तो उसकी वजह से कुछ सेट ऑफ रूल्स अप्लाई हो जाते हैं हमारे वेरिएबल के लिए, और उसी के हिसाब से हमारा वेरिएबल चल रहा होता है। तो ये डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास कौन सी होती है, या फिर स्टोरेज क्लास के कितने टाइप्स हैं, ये आगे हम अगले स्लाइड में डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमें ये समझ में आ गया स्टोरेज क्लास क्या है। अब जल्दी से देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस कौन कौन से हैं। हमने देखा कि यहाँ पर 4 टाइप के स्टोरेज क्लासेस लिस्ट किए हुए हैं, जिसमें से एक है ऑटो। पिछले स्लाइड में हमने इसका एक सिंटैक्स भी देखा था कि हमने डेटा टाइप से पहले ऑटो एक कीवर्ड लिखा हुआ था, और ये ऑटो ही एक टाइप का जो स्टोरेज क्लास है। ऑटो स्टोरेज क्लास के अलावा एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है, उसके अलावा स्टैटिक स्टोरेज क्लास होता है, एंड एक्सटर्न स्टोरेज क्लास भी होता है। तो ये 4 टाइप के हमारे पास स्टोरेज क्लासेस हैं, लेकिन हम इनको एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि इनके बीच में एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या हैं और इनको हम अलग अलग क्यों यूज कर रहे होते हैं। यानी कि इसमें हम ये जानेंगे कि जो हमारा ऑटो है या रजिस्टर है, ये कितनी लाइफ हमारे वेरिएबल को दे रहा होता है, वो वेरिएबल जो है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी स्टोर हो रही होती है। तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, एक एक करके एक एक स्टोरेज क्लास के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली जो स्टोरेज क्लास है हमारी, यानी कि ऑटो स्टोरेज क्लास, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन से। सो द ऑटो स्टोरेज क्लास इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ऑल द लोकल वेरिएबल्स। ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जहां पर हम उस सिचुएशन की बात कर रहे थे कि अभी तक हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में कोई स्टोरेज क्लास नहीं लिख रहे थे। तो जब हम कोई स्टोरेज क्लास नहीं लिख रहे थे तो उस टाइम पर जो बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऐड हो रही थी वही होती है हमारी ऑटो स्टोरेज क्लास। तो जो बाय डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास हमारे वेरिएबल के साथ लिंक हो जाती है उसे हम कहते हैं ऑटो स्टोरेज क्लास। और ये ऑटो स्टोरेज क्लास क्या डिफाइन कर रही होती है? ये ऑटो स्टोरेज क्लास क्या करती है, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में हमने ये वेरिएबल बनाया था ना, उसी पार्ट तक ये जो वेरिएबल है वो सीमित रहता है। अगर मैं पार्ट ऑफ द प्रोग्राम की बात करूं तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैं वो कर्ली ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूं, जो हमारे किसी भी प्रोग्राम में वो पार्ट्स डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन हमेशा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट से एंड हो रहा होता है। तो ये मेन फंक्शन का एक पार्ट हो गया। उसी के अंदर हम जब आगे देखेंगे तो हम फंक्शंस बनाते हैं, तो फंक्शन की जो भी लिमिट होती है वो भी कर्ली ब्रैकेट से ही डिफाइन हो रही होती है। तो अगर मैं कहूँ कि पार्ट ऑफ द प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि जहां पर हमारा जो वेरिएबल था वो डिक्लेयर किया गया है, तो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बेसिकली वो कर्ली ब्रैकेट्स हैं जो हमारे रेंज, हमारा पार्ट, हमारी बॉडी बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं। इसके बारे में हम और इंफॉर्मेशन देखेंगे आगे जैसे जैसे हम प्रोग्राम के अंदर जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि जो हमारी ऑटो स्टोरेज क्लास है, जो कि बाय डिफॉल्ट बन जाती है किसी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर, वो क्या करती है, जिस भी पार्ट में हमने वो वेरिएबल बनाया था ना, उसी पार्ट का एक्सेस रहता है। यानी कि उस पार्ट के अंदर आप कहीं पर भी वेरिएबल को यूज करेंगे, उसकी वैल्यू एक्सेस करेंगे, तो आप उसे बहुत ही आसानी से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके बाहर चले जाते हैं और आपको उसकी वैल्यू बाहर भी चाहिए, तो उस टाइम पर जो आपका ऑटो स्टोरेज क्लास है वो उसे अलाउ नहीं करेगा और आप वो वैल्यू जो है वो एक्सेस नहीं कर पाओगे। अब इसको बहुत ही बेसिक एग्जांपल से यहाँ पर समझ लेते हैं जल्दी से। नीचे आप देख सकते हैं 2 वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया है। पहला जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ हमने डेटा टाइप दिया है, एंड जो सेकंड वेरिएबल है जिसका नाम डेज है उसमें हमने डेटा टाइप प्लस स्टोरेज क्लास भी दी हुई है। और यहाँ पर स्टोरेज क्लास हमारी ऑटो स्टोरेज क्लास है। तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट वाले स्टोरेज क्लासेस की बात करूं तो यहाँ पर ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये बिल्कुल ही सेम तरीके से डिक्लेयर हुए हैं। जहां पर हमने मंथ के आगे कोई स्टोरेज क्लास नहीं लिखी,
फिर भी उस टाइम पर ऑटो स्टोरेज क्लास जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारे वेरिएबल के साथ ज्वाइन हो गई और उसके रूल्स मंथ वेरिएबल पर अप्लाई हो गए। तो इसी तरीके से जो हमारा मंथ वेरिएबल है एज वेल एज जो डेज वेरिएबल है ये बिल्कुल ही सेम तरीके से सिमिलर तरीके से डिक्लेयर हुए हैं और इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि जो ऑटो कीवर्ड है यानी कि ऑटो स्टोरेज क्लास है बेसिकली, अगर हम उसे नहीं भी लिखते तो बाय डिफॉल्ट वही स्टोरेज क्लास ऐड होनी थी, और अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारी मर्जी है, जिससे हमें ये ध्यान में रहता है प्रोग्राम में कि अच्छा इस वेरिएबल को मैंने ऑटो स्टोरेज क्लास में डिफाइन कर रखा है। तो ये बात हुई हमारे बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज क्लास है यानी कि जो ऑटो स्टोरेज क्लास है उसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और टाइप के स्टोरेज क्लास को जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं और इस स्टोरेज क्लास का नाम है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं यहां पर भी, तो व्हेन वी वांट अ वेरिएबल टू लोड फास्टर वी डिक्लेयर इट इन रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो अगर मुझे कोई ऐसा वेरिएबल यूज करना है जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा हूं और मैं ऐसा चाहता हूं कि वो वेरिएबल बहुत ज्यादा फास्ट हो, उसके अंदर की जो वैल्यू है वो मुझे बहुत जल्दी जल्दी मिल पाए। अगर हम नॉर्मल छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं तो स्पीड यहाँ पर मैटर नहीं करती है, लेकिन जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाते हैं हमारे प्रोग्राम से, तो उस टाइम पर जो लाइंस ऑफ कोड है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उनको प्रोसेस करने के लिए जो टाइम लग रहा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम कोई ऐसे वेरिएबल्स चाहें जो बहुत ज़्यादा फास्ट हों और टाइम सेव करें हमारा, क्योंकि हमें उन वेरिएबल्स को बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करना है, फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, तो उन वेरिएबल्स को हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर स्टोर करवाते हैं, यानी कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं। क्यों करते हैं देखते हैं। सो बिकॉज वी डिक्लेयर इट इन रजिस्टर स्टोरेज क्लास, तो उस टाइम पर क्या होता है, इट समटाइम्स क्रिएट्स द वेरिएबल इन द सीपीयू रजिस्टर। तो अभी तक जब हम वेरिएबल बना रहे थे, डिक्लेयर थे, तो उस टाइम पर हमारे नॉर्मल जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर हमारा वेरिएबल एक जगह जो है, लोकेशन जो है वो एलोकेट हो जाती थी उसको, और उसके अंदर हमारे वैल्यूज स्टोर हो रही होती थी। लेकिन अगर मैं रजिस्टर स्टोरेज क्लास की बात करूं तो हमारे सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है और जो कि बहुत ज्यादा छोटी स्टोरेज होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, यानी कि उसके अंदर जो आप चीजें सेव कर रहे हो या वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है प्रोसेस एज कंपेयर टू हमारी हार्ड डिस्क। तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई ऐसा वेरिएबल यूज करना है जो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए और आपको वो जल्दी जल्दी एक्सट्रैक्ट करवा के देना चाहिए वैल्यूज, तो उस टाइम पर आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास में उसे डिक्लेयर करते हैं। और क्योंकि हमने इसको इस रजिस्टर के अंदर डिक्लेयर किया है, तो उस टाइम पर हमारे सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर होता है, जो बहुत छोटी सी स्टोरेज है और बहुत फास्ट है, उसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो जाता है और मेमोरी एलोकेट हो जाती है और उसके अंदर वैल्यूज फिर जो है वो इन एंड आउट हो रही होती हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है जब हमारे सीपीयू रजिस्टर के अंदर कुछ स्पेस खाली हो जिससे वो वेरिएबल बना सके, उस टाइम पर ही बेसिकली हमारा रजिस्टर जो है उसके अंदर ये वेरिएबल बनते हैं। तो इस स्टोरेज क्लास से ये होता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल वेरिएबल्स। अगर यहाँ पर एग्जांपल हम देखें कैसे लिखना होता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास को, तो बिल्कुल ही सिंटैक्स सेम है, सिर्फ आपको कीवर्ड जो है वो चेंज करके रजिस्टर कर देना है और आपकी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन वाली लाइन है वो आपके रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर डिफाइन हो जाएगी। तो ये बात हुई हमारे ऑटो एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस की। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा स्टोरेज क्लास जो कि है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। Now variables which need to retain their values even outside their scopes are declared under static classes। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमने अभी बात की कि जो हमारा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स हैं, हम क्या करते हैं कि जब ऑटो स्टोरेज क्लास होता है तो उस टाइम पर जिस ब्लॉक के अंदर हमने वो वेरिएबल बनाया उस अंदर तक ही वो सीमित होता है, उसके अंदर ही उसकी फंक्शनैलिटी वर्क करती है। पर हमें कुछ ऐसे वेरिएबल्स बनाने हैं जिसको हम बाहर भी यूज कर पाएं और मल्टीपल टाइम्स उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद, एक्सेस करने के बाद भी उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहे, स्टैटिक रहे।
तो उस टाइम पर हम ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास यूज कर रहे होते हैं। तो अभी सुनने में शायद ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो और समझ में ना आ रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे ये स्टैटिक स्टोरेज क्लास जो है ये वर्क कर रही होती है, कौन कौन से सिचुएशंस को टैकल करती है और सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इसको लिखने का तरीका भी एक, आपको बस स्टैटिक कीवर्ड लिख देना है आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन के सामने और जो आपका स्टैटिक स्टोरेज क्लास है वो तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पर अभी तक 3 स्टोरेज क्लासेस देख ली, डिक्लेयर कर दी। अब जो हमारी 4th स्टोरेज क्लास है उस पर बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है। तो हमारी 4th स्टोरेज क्लास है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, और ये बेसिकली क्या करती है, वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इन अ स्कोप और ब्लॉक कैन बी यूज्ड इन अनदर ब्लॉक आर क्रिएटेड यूजिंग एक्सटर्न। एक्सटर्न ऑल्सो हेल्प्स टू शेयर वेरिएबल्स फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। अब यहाँ पे जब हमने उस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम की बात की थी कि जिसके अंदर आपने कोई वेरिएबल बना दिया तो वो आप बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर आपको उसे बाहर यूज कराना ही है तो उस टाइम पर आप उसे डिक्लेयर करते हैं एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के अंडर। और इसमें क्या होता है कि लेट सपोज आपने बहुत ज़्यादा ही बड़ी एक एप्लीकेशन बना दी है जिसके लिए आपको अलग अलग सी प्रोग्राम की फाइल्स लग रही हैं, यानी कि एक सी प्रोग्राम की फाइल से आपका जो काम है वो कंप्लीट नहीं होता, इसलिए आपने मल्टीपल इंटरलिंक्ड सी प्रोग्राम फाइल्स बना रखी हैं। और आपको क्या करना है, किसी एक प्रोग्राम फाइल में आपने जो है एक वेरिएबल बनाया हुआ था, उसी की जो वैल्यू है वो आपको दूसरे किसी सी प्रोग्राम के फाइल में यूज करनी है। तो उस टाइम पर भी आप उसको एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के अंदर डिक्लेयर करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, किसी दूसरे फाइल में भी आपने कोई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराई थी तो वो वैल्यू आपको दूसरे फाइल में मिल जाती है। इसको और अच्छे से हम जल्दी से समझेंगे प्रैक्टिकली भी, और उससे हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक्सटर्न को लिखने का सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम है। एक्सटर्न आपको लिखना होता है एज अ कीवर्ड, इंटीजर डेटा टाइप रखना है, और जो वेरिएबल आप किसी दूसरी जगह से एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं उस वेरिएबल का आप नाम यहाँ पर लिखेंगे। बस उसके आगे आपको इनिशियलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनिशियलाइजेशन जो है जहाँ पर पहले बना हुआ था वो वेरिएबल, वहीं से वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बात हुई हमारे चारों स्टोरेज क्लासेस के बारे में। हमने थियोरेटिकली देखा, कंसेप्ट वाइज देखा कि कैसे ये स्टोरेज क्लासेस जो हैं ये एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे से कैसे ये अलग अलग वर्क कर रही होती हैं। अब बारी आ गई है इनको प्रैक्टिकली देखने का, तो हम जल्दी से चलते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग प्रोग्राम्स के हेल्प से कि कैसे ये जो स्टोरेज क्लासेस हैं ये वर्क करती हैं। ये हमारा है एक प्रोग्राम ऑटो स्टोरेज क्लास से रिलेटेड, जहां पर हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं अलग अलग डेटा टाइप के, और इन तीनों को बिना इनिशियलाइज किए, यानी कि इनके अंदर कोई वैल्यू बिना स्टोर किए हम इनको प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो ये प्रिंट जब हम कराएंगे तो इसमें क्या प्रिंट होगा एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये ऑटो स्टोरेज क्लास के अंदर डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हमने इनके आगे कोई स्टोरेज क्लास नहीं लिखी हुई, इसलिए हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट वाली स्टोरेज क्लास जो है, यानी कि हमारी ऑटो स्टोरेज क्लास जो है वो इनके साथ लिंक हो गई है, और ये ऑटो स्टोरेज क्लास के जो रूल्स हैं वही फॉलो कर रहे होंगे सारे वेरिएबल्स। तो ए, बी और सी 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तीनों को ही हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं लेकिन बिना इनिशियलाइज किए। तो यहाँ पर हम देख कर आता है। हम जल्दी से चलते हैं हमारे टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि कैसे ये रन कर रहा है। अब ये कंपाइल हो चुका है, अब मैं इसको जस्ट रन कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स को प्रिंट कराया था, यानी कि ए, बी और सी को प्रिंट कराया था विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन। और ये प्रिंट एफ फंक्शन में तीनों अलग अलग डेटा टाइप के थे, इसलिए हमने तीनों अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज किए, है ना। तो प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे जो टर्मिनल है उस पर कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट कराने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट हुई है तो थोड़ी अलग सी प्रिंट हुई है, यानी कि इसमें हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देखेंगे 0 प्रिंट हुआ है, फिर जो हमारा दूसरा था वेरिएबल उसमें कहीं पर 0.00 प्रिंट हो गया है, कहीं पर तो सिर्फ ब्लैंक ही प्रिंट हो गया है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि हमने इनमें कोई भी चीज इनिशियलाइज नहीं की, असाइन नहीं की, स्टोर नहीं की, इसीलिए ऑटो स्टोरेज क्लास क्या करता है, इनमें बाय डिफॉल्ट एक जो गार्बेज वैल्यू है वो स्टोर करा देता है, जिससे वो जो लोकेशन है, वो जो एलोकेशन किया था वो पर्टिकुलर स्टोरेज का,
वो फिल्ड रहे। अब ये गार्बेज वैल्यू क्या है? गार्बेज वैल्यू क्या है? कुछ भी रैंडम वैल्यूज, कुछ भी रैंडम नंबर्स, कोई भी वैल्यूज, स्पेसेस या एनीथिंग विच इज लाइक अ गार्बेज एंड नथिंग ऑफ यूज टू अस। तो यहाँ पर ये गार्बेज वैल्यू एक ऑटो स्टोरेज क्लास जो है वो यहाँ पर हर एक वेरिएबल को दे रहा है जब तक कि हम उसे में कोई इनिशियलाइजेशन से प्रोसीड नहीं करते, यानी कि उसमें कोई भी वैल्यू हम स्टोर नहीं करते, तब तक इसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज रखी हुई होंगी, जिससे क्या एश्योर होगा कि हमने जो लोकेशन जो डिफाइन की थी हमारे वेरिएबल को स्टोर होने के लिए वो सुरक्षित है और वो लोकेशन जो है वो वहीं पर रहेगी जब तक कि हम उसमें कोई न्यू वैल्यूज नहीं डाल रहे। और न्यू वैल्यू डालने के बाद ये जो वैल्यूज हैं यानी कि गार्बेज वैल्यूज ये हट जाती हैं और हमारी न्यू वैल्यूज उन जगहों पर जाकर स्टोर हो जाती है। तो ये कुछ रूल्स देखे हमने हमारे ऑटो स्टोरेज क्लास से रिलेटेड। अब आप देखेंगे कि हमने ये इंट मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर ये वेरिएबल्स बनाए हैं, तो इस टाइम पर क्या होगा कि अगर हम इन मेन फंक्शन के बाहर इसे हैं, तो बात हुई हमारे ऑटो स्टोरेज क्लासेस के बारे में। अब हम चलते हैं और देखते हैं हमारे सेकंड स्टोरेज क्लास को, जिसका नाम है रजिस्टर स्टोरेज क्लास से रिलेटेड एक प्रोग्राम। और ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसने एक ए वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने 3 वैल्यू स्टोर की है और हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल का जो एड्रेस है, एड्रेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये कौन से लोकेशन पे स्टोर्ड है। और हमको पता है कि जब भी हमें कोई वेरिएबल का एड्रेस चाहिए होता है तो उस टाइम पर हम वेरिएबल के आगे एक एम्परसैंड लगा देते हैं, जिससे हमें उसका एड्रेस बेसिकली मिल रहा होता है। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हमने एक ए वेरिएबल बना दिया है और उसके आगे हमने एक एंड लगा दिया है, एम्परसैंड जिसे कहते हैं। और ये एम्परसैंड क्या करता है, उस वेरिएबल के लोकेशन का एड्रेस निकाल कर हमको देता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि बेसिकली क्या ये एड्रेस निकाल के हमें दे पा रहा है, क्योंकि हमने इसे रजिस्टर स्टोरेज क्लास में स्टोर किया है, तो क्या ये हमें यहाँ पर एड्रेस लाकर देता है। तो हम हमारे टर्मिनल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हमने इसे कंपाइल किया तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। और एरर क्या है, बेसिकली एरर ये कहता है कि जो आपने रजिस्टर स्टोरेज क्लास के अंदर वेरिएबल बनाया था ना, उसकी हम वैल्यू जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि उसका जो एड्रेस है वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, हमने देखा था कि हमारा जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है वो क्या करता है, सीपीयू के रजिस्टर में हमारे वेरिएबल के लिए एक जगह बनाता है और वहां पर उसे स्टोर कराता है। तो सीपीयू के रजिस्टर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर हमारा कंपाइलर एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ हमारा जो नॉर्मल हार्ड डिस्क का स्टोरेज स्पेस है उसी को एक्सेस कर सकता है। और इसीलिए हमारे कंपाइलर ने ये जो एरर है ये जनरेट कर दिया है, जो बोल रहा है बेसिकली कि आपने क्या किया है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास का जो एड्रेस है वो एक्सेस कराना चाहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली सीपीयू के रजिस्टर वाले पार्ट में स्टोर्ड है, जो कि हमारे पहुंच से बाहर है, हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बात हुई हमारे रजिस्टर स्टोरेज क्लास के बारे में। अब इसे हम हटाते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरेज क्लास की तरफ, जिसका नाम है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ एक फंक्शन बना रखा है जिसको अभी देखने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे जाकर पढ़ रहे होंगे कि कैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये ऊपर वाला पार्ट स्किप कर दीजिए, आप प्री प्रोसेसर कमांड देखिए और उसके बाद सीधा मेन फंक्शन पर आ जाइए। और मेन फंक्शन पे हम जैसे ही आते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने इंट आई नाम का एक जो वेरिएबल है वो बना दिया है। और ये आई नाम का वेरिएबल बेसिकली क्या करेगा, ये आई नाम का वेरिएबल 0, 1, 2, 3 ऐसे वैल्यूज अपनी चेंज कर रहा होगा। तो ये वैल्यूज कैसे चेंज करेगा, ये वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ अ फॉर लूप चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये हम क्या देख रहे हैं, फॉर लूप, फंक्शन, ये सारी चीजें हम आगे जाकर पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये फॉर लूप बेसिकली क्या करता है, ये फॉर लूप जो है एक वेरिएबल की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाता रहता है एक के बाद एक। तो यहाँ पे हमने आई वैल्यू जो है, आई वेरिएबल जो है उसे बनाया और आई वेरिएबल 0 से लेकर 3 तक एक एक करके बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे हमने वो फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज किया है जो हमने ऊपर बनाया था। तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कंसेप्ट जो है वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो शायद हम अभी पहली बार ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस स्टोरेज क्लास के बारे में आगे जाने वाले
हमारे प्रोग्राम्स में भी देख रहे होंगे कि कैसे हम एक स्टैटिक स्टोरेज क्लास जो है वो बना रहे हैं। फिलहाल के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है, एक स्टैटिक स्टोरेज क्लास के नाम पर हमने एक वेरिएबल बना दिया है। वो वेरिएबल जो है वो स्टैटिक बन चुका है। तो स्टैटिक बन चुका है मतलब क्या है, जब आप उसको कोई एक अलग पार्ट में यूज कर रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी जो आपने स्टार्टिंग में डिफाइन की थी। अगर कहीं अलग यूज कर रहे हैं तो वो सारी जो वैल्यूज हैं वो वहां पर एक कांस्टेंट ही रहेंगी। तो जैसे हमारा एक वेरिएबल है, हमने यहाँ पर सबसे ऊपर उसे बना दिया, तो a के अंदर जो है हमने 1 स्टोर किया, b के अंदर हमने 11 स्टोर किया। तो जब भी आप ये a और b को यहाँ पर एक्सेस कर रहे होंगे, उन्हें यूज करना चाह रहे होंगे, तो हमको उनकी वैल्यूज जो है वो 1 और 11 ही मिलेगी। इवन दो हम फिर उस पर कोई ऑपरेशन करके उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनिशियली जो है वो आपको वैल्यूज 1 और 11 ही मिलेगी a और b वेरिएबल्स की। तो इस कंसेप्ट के बारे में हम आगे जाके आगे वीडियोस में देख रहे होंगे। तो तब जहां पर हमें ये फंक्शंस के बारे में नॉलेज आ जाएगी, हमारे फॉर लूप के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो उस टाइम पर हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास को बड़े ही आसानी से समझ लेंगे। अब हम आगे चलते हैं और हमारे लास्ट स्टोरेज क्लास को देख लेते हैं जल्दी से। अब ये क्या है, ये भी एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें हमने एक्सटर्न स्टोरेज क्लास में एक वेरिएबल बनाया है। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि क्या होता है एक्सटर्न स्टोरेज क्लास में, कहीं अलग जगह पर एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की हुई है और वो वैल्यू मुझे कहीं अलग जगह चाहिए, तो उस टाइम पर हम ये एक्सटर्न स्टोरेज क्लास यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम में ये हमारा मेन फंक्शन है, लेकिन ये int a इज इक्वल टू 20 ये हमने मेन फंक्शन के बाहर लिखा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि ये जो a इज इक्वल टू 20 है, यानी कि a के अंदर जो 20 वैल्यू जो स्टोर्ड है वो मैं मेन फंक्शन के अंदर भी यूज करना चाहता हूं। तो मैं उसे क्या करूंगा, एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के हेल्प से एक वेरिएबल बना दूंगा सेम नाम का, जिससे क्या होगा, मेरा कंपाइलर ढूंढेगा कि इस नाम का कोई वेरिएबल बनाया हुआ है हमारे प्रोग्राम में जिसकी वैल्यू भी इनिशियलाइज्ड है। तो उसे पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पर a नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसकी वैल्यू जो 20 है वो स्टोर की गई है। तो यहाँ पर भी a के अंदर वैल्यू 20 आ जाएगी। और जब हम उसे प्रिंट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन, यानी कि हमारा जो a है उसे हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे टर्मिनल पर, तो क्या आउटपुट देगा, जल्दी से हम उसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे हमारे टर्मिनल पर और हम करेंगे हमारे प्रोग्राम को कंपाइल। तो ये हमने इसको कंपाइल कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही a को प्रिंट कराया तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 20 प्रिंट होकर आ गई है। तो हमने a बनाया तो हमारे मेन फंक्शन के बाहर था, पर विद द हेल्प ऑफ हमारा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास हम उसको अपने मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर पाए। तो ये फंक्शनैलिटी थी हमारे एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के बारे में। इन चारों ही स्टोरेज क्लासेस के बारे में हमने देखा और एक एक करके इनको प्रैक्टिकली भी समझा कि ये कैसे वर्क करती हैं। यहाँ पर हमारे स्टोरेज क्लास का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम एक डेटा टाइप लिखते थे हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर, उसके आगे हम हमारे स्टोरेज क्लासेस भी लिख सकते हैं, जिससे हमारे कंपाइलर को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है।